दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर नए वीडियो। दोस्तों कल हमने ईडी की पूरी ईडी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न खड़े किए और जो टिप्पणी की उसके बारे में बात की थी और ईडी के बारे में बात की थी कि किस तरह से ये काम कर रही है और किस जो छापे पड़ रहे हैं उसमें से 95% लगभग 95% छापे विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर ही गिर रहे हैं और उनके रिजल्ट जो हैं छापे पड़ रहे हैं वो अच्छी बात है। चलो आप भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, टॉलरेट नहीं करना चाहते, वो एक अच्छी बात है लेकिन उनका रिज़ल्ट जो है, जो छापे पड़ रहे हैं, उनका परिणाम जो आ रहे हैं अदालती या निष्कर्ष जो निकल रहा है वो बहुत ही कम है। केवल 1% मामलों में ही किसी को उसमें सज़ा हुई है या उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुए हैं, बाकी सारे आरोप मिथ्या हैं। इसका मतलब ये है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में ईडी का उपयोग हो रहा है हथियार के रूप में और दूसरी पार्टियों को के नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ईडी का एक केस नेशनल हेराल्ड का है। जो नेशनल हेराल्ड का केस, जो नेशनल हेराल्ड एक अखबार है, अंग्रेजी का अखबार था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने उसका प्रारंभ किया था और एक कंपनी बनाई थी एसोसिएटेड जनरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो कंपनी का नाम हो गया AJL के नाम से जो कंपनी बनाई वो कंपनी नेशनल हेराल्ड के पब्लिकेशन का काम देखती थी और कानूनी कंपनी तो ये AJL थी, लेकिन नेशनल हेराल्ड का सारा काम कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता आंदोलन के लोग देखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इस अखबार का बहुत बड़ा रोल था और लोगों को कनेक्ट करने में, लोगों को सूचनाएं देने में, घटनाओं को विस्तार से समझाने में इस अखबार की बहुत बड़ी भूमिका थी, जो नेहरू की वजह से बड़ा फेमस भी हुआ। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि इसके ऊपर मतलब ये इसकी परिस्थितियाँ बदल गई। आज़ाद भारत में नेहरू थे तब तक तो चलता रहा, लेकिन उसके बाद इसकी स्थितियाँ थोड़ी बदल गई और आज़ाद भारत में ये अखबार बंद होने की स्थिति में आ गया, घाटा होने लग गया और कंपनी बंद होने की स्थिति में आ गई। ऐसे में कुछ लोगों ने मतलब अभी इसलिए इसकी ज़्यादा वो हो रही है चर्चा कि ईडी ने 2021 में इसके अंदर ये कहा कि भाई इस कंपनी से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसलिए हम इसकी जांच करेंगे और 2021 से वो जांच कर रही है। उसके पहले 2010 में सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं और उन्होंने जो है एक केस किया यंग इंडिया, एक कंपनी इस नेशनल हेराल्ड कंपनी के नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी थी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, इसका हस्तांतरण हुआ यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और इस हस्तांतरण पे सुब्रमण्यम स्वामी ने एक केस दायर किया 2012 में कि ये एक अवैध हस्तांतरण है, इसको रोका जाना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए जो भी। तो ये केस जो है चल रहा था
राउज एवेन्यू कोर्ट में। और चूँकि यंग इंडियन कंपनी की मालिक मतलब शेयर होल्डर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मोतीलाल वोहरा और ये लोग थे, तो एक पॉलिटिकल मामला भी ये बन गया। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ है कि मतलब इस सारे मामले में ईडी ने अभी कोर्ट के अंदर एक आरोप पत्र दाखिल किया है 2025 में। और उसमें मतलब 21 मई को उसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने जो आरोप लगाए उसके ऊपर कोर्ट में जो आरोप लगाया ईडी ने, उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि भाई जो आरोपित पक्ष है जिस पे आरोप लगा रहे हैं उनको भी पूरा समय मिलना चाहिए, इसलिए ये सुनवाई जो है जुलाई में करेंगे। तो अब ये जुलाई में होगी पेशी। इसमें अब 3 चीज़ें हो गई। एक तो सुब्रमण्यम स्वामी इसमें एक किरदार हो गए जो इसको केस को ले गए, दूसरा ईडी हो गया, और तीसरा जो ये आरोपी इन्होंने बनाए हैं वो हैं। और कंपनी जो 2 कंपनियां हैं, एक है AJL और एक है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो अभी इन्होंने बनाई है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मोतीलाल वोहरा और एक 2 जने और हैं उसमें जिनके शेयर हैं इसमें, लेकिन 76% शेयर जो है इन दोनों के हैं। लेकिन ये कंपनी जो है एक रूल 25 में बनी हुई है, जो इसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती है। मतलब जो लाभ होगा या जो आय होगी उसको विभाजित नहीं किया जाएगा। ये कंपनी मतलब जो है जनहित के कामों में के लिए बनाई जाती है, और इसका जो लाभ या जो भी आय होती है वो उस जनहित के काम में ही लगती है। इससे किसी को कोई शेयरिंग नहीं होती है, किसी को कोई वेतन नहीं देते हैं, किसी का कोई इसमें TDA या ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो भी इसमें लाभ होगा वो उस कंपनी के जनहित के लिए, शिक्षा के लिए या अखबार निकालने के लिए। वस्तुतः तो यह कंपनी नेशनल हेराल्ड को फिर से खड़ा करने के लिए ही बनाई गई थी, लेकिन इसमें पेच फंस गया है। पेच ये फंस गया है कि कांग्रेस से इस पे जो देनदारी थी 90 करोड़ रुपए, वो कांग्रेस ने माफ़ कर दी, और फिर इसको जो है AGL को ट्रांसफ़र कर दिया यंग इंडियन में। बस यही मामला है। यंग इंडियन के जो ये भी कांग्रेस की कंपनी थी, AGL तो कांग्रेस ने ही बनाई थी, मतलब नेहरू ने बनाई थी, तो कांग्रेस की कंपनी थी वो भी। और दोनों में जो हस्तांतरण हुआ, उनके दोनों के डायरेक्टर भी करीब करीब सेम थे। मतलब मोतीलाल वोहरा और आस्कर फर्नांडिस उसमें भी थे, और इसमें यंग इंडियन में भी हैं। और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी नए हैं। तो कुल मिला के ये एक कहा जाए तो ये एक आंतरिक हस्तांतरण है। और कोर्ट ने अब ये कहा है कि हम 2 जुलाई से 8 जुलाई तक इस केस को लगातार सुनेंगे 2025 में, और इसका फैसला करेंगे। तो ये इस कंपनी का मामला है। अब इसमें अब इसमें क्या है, एक तो सुब्रमण्यम स्वामी है। सुब्रमण्यम स्वामी की विश्वसनीयता बहुत ही कम है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कई मामले किए हैं जिनमें पंगे तो बहुत किए, लेकिन परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं आए।
और जहाँ पंगे किए वहाँ पे भी लोगों को परेशान करने के लिए ही किए, मतलब उससे कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थे। जैसे रामकृष्ण हेगड़े जब उस समय हुआ करते थे 80-82 के टाइम में, तो उनके ऊपर ज़मीन घोटाले के और पता नहीं क्या क्या केस लगाए। वो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटक के, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी और भी कुछ लोग थे, चंद्रशेखर जी भी थे उसमें साथ में, और ये अपने क्या नाम है उनका, जो प्रधानमंत्री भी रहे बाद में कर्नाटक से ही, वो भी उसमें शामिल थे। तीनों ने जो भूमि घोटाले के, और उसकी बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, उस सरकार को गिराई और मतलब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। बाद में उसके ऊपर उस भूमि घोटालों में एक भी केस प्रूव नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है अविश्वसनीय आदमी है। किसी को भी परेशान करने के लिए या पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये इस तरह के केसेस लगाते रहते हैं। खुद वकील हैं, पहले अर्थशास्त्री भी हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं हार्वर्ड में। तो ये ऐसे तो बहुत बुद्धिमान और बहुत चातुर आदमी है, लेकिन विश्वसनीयता नहीं है। तो ये अब ये भी हो सकता है कि पॉलिटिकल गेन के लिए ये सब किया हो। और उन्होंने 2012 से 2013-14 तक तो इस केस को लड़ा, उसके बाद इन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 2021 में ईडी ने इसमें एंटर किया। शायद पहले से जांच कर रही होगी, लेकिन उसने कहा कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और हम जांच कर रहे हैं, और उसमें एक अर्जी दाखिल की थी कोर्ट के अंदर। तो एक बार हम थोड़ा इसको नेशनल हेराल्ड को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, और पूरा केस का वैसे तो मैंने सारा बता ही दिया है आपको, लेकिन फिर भी नेशनल हेराल्ड भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक जीवित प्रतीक रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में स्थापित यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम की आवाज़ बना, लेकिन स्वतंत्र भारत में यह संस्था विवादों में तब गिरी जब कांग्रेस पार्टी से जुड़ी दो कंपनियां AGL और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बीच संपत्ति का हस्तांतरण लेकर कानूनी और राजनीतिक घमासान खड़ा हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता, चाहे वो विरोधी भी हैं कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विरोधी भी हैं उसमें, G23 का जो ग्रुप था वो तो विरोधी है, और बाहर भी निकल गए बहुत सारे लोग, उनको पार्टी छोड़ भी गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस कंपनी पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, या उन्होंने में से किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें घोटाला है। एक तीसरी पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी, जिसका स्वयं का कोई अस्तित्व वैसे राजनीति में नहीं है, वो इस सवाल को उठा रहा है। उसका कोई लेना देना नहीं है, वो RSS से आता है, तो RSS का स्वतंत्रता आंदोलन में भी कोई रोल नहीं है, और ये स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत प्रमुख रोल प्ले कर चुका है नेशनल हेराल्ड। तो ये भी हो सकता है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में जो जिन लोगों ने भाग लिया उनको परेशान करने के लिए भी ये सारी कहानी कागजों में गढ़ी गई हो। अब थोड़ा बहुत तो कानून का सहारा मिल ही जाता है, और नहीं भी मिलता है तो लास्ट में जब फाइनल होगा तब देखा जाएगा, तब तक तो आदमी परेशान रहता ही है। तो नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी आर्थिक संकट में फंसी। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। बाद में इस कंपनी एक नई कंपनी बनाई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस उसमें निदेशक थे। इस कंपनी का कर्ज 50 लाख में खरीद लिया और 99 शेयर 99% शेयर अपने पास कर लिया। इस तरह हजारों करोड़ की संपत्ति नियंत्रण में आ गई। अब ये प्रश्न तो है कि 50 लाख में 2,000 करोड़ की संपत्ति आपने
अपने अधिकार में कैसे ले ले। लेकिन वो जो कंपनी थी वो भी तो इनके अधिकार की ही थी, वो कोई दूसरी सुब्रमण्यम स्वामी की कंपनी थोड़ी थी या किसी आरएसएस के वर्कर की कंपनी थोड़ी थी। तो कुल मिलाकर के तो ये आंतरिक हस्तांतरण ही है। इसलिए कोई ऐसा कानून, मतलब पता नहीं, अब कानून का तो मैं जानकार नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल गेम ज़्यादा है इसमें और कानूनी अड़चने ये फंसाया जा रहा है। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का वैध लेन देन है? सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। सवाल उठा कि क्या 2000 करोड़ की संपत्ति 50 लाख की किसी निजी कंपनी को ट्रांसफ़र करना पारदर्शी है? पर अगर वो कंपनी दोनों एक ही जने की है या एक ही परिवार की है तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या कांग्रेस पार्टी का पैसा निजी हित में इस्तेमाल हुआ? हाँ, ये ज़रूर जांच का विषय है कि कांग्रेस पार्टी का पैसा किसी निजी हित में, तो वो भी कांग्रेस ही उसका आवाज़ उठाए ना। कांग्रेस पार्टी को एक सार्वजनिक संस्था माना जाता है जिसका पैसा राजनीतिक कार्यों के लिए होता है, न कि निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। क्या सेक्शन 25 अब सेक्शन 8 कंपनी के नियमों का उल्लंघन हुआ? ये जांच का विषय है कि कंपनी जो 25 में रूल 25 में रजिस्टर्ड हुई, जो सेक्शन 8 हो गया अब, उसका उल्लंघन तो नहीं हुआ। ये बात देखने की है, ठीक है। ये लाभकारी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड की गई थी, लेकिन अगर उसका उद्देश्य निजी लाभ और संपत्ति पर कब्जा था तो यह नियमों के विरुद्ध माना जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सत्ता का उपयोग या दुरुपयोग। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा सरकार और जांच एजेंसियां इस मामले में राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका आरोप है कि यह स्वतंत्र प्रेस और कांग्रेस के विरासत को खत्म करने की एक साजिश है। भाजपा की स्थिति। भाजपा का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और गांधी परिवार को कोई विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए। यदि किसी संस्था के नियमों का उल्लंघन है तो उस पर कार्रवाई होनी जरूरी है। स्वतंत्र प्रेस और लोकतंत्र। इस पूरे विवाद का एक गंभीर पक्ष यह भी है कि कहीं स्वतंत्र प्रेस को खत्म करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। नेशनल हेराल्ड जैसे संस्थानों का इतिहास जनतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा रहा है। यदि संपत्ति विवाद की आड़ में ऐसी संस्थाओं को दबाया जा रहा है तो ये प्रेस की आज़ादी पर प्रहार होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और है, मतलब भाजपा सरकार पे आप ये प्रश्न तो लगा ही सकते हैं या लगा हुआ है ही, मतलब इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता कि वो स्वतंत्र प्रेस को मान्यता नहीं देते हैं और सारी प्रेस को जो है अपने मुट्ठी में कर रखा है, गुलाम बना रखा है। और इसका प्रमाण ये है कि आप देखें सारे टीवी चैनल्स और जितने भी हैं उन सब पर एक तरह की खबरें आती है। इसका मतलब ये है कि खबरें कहीं एक केंद्र से प्रसारित होती है, वो इन सारे टीवी चैनल्स पर जाती है और वो उसको दिखाते हैं। तो एक तरह से स्वतंत्र प्रेस पे तो नियंत्रण में कर लिया ना। तो ये जो नियंत्रण वाला मामला है ये बहुत गंभीर है और प्रधानमंत्री तो किसी को बिना स्क्रिप्ट की देखे इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो वो स्वतंत्र प्रेस में कैसे विश्वास कर सकते हैं? बड़ा सवाल है ये और वाजिब सवाल है, मतलब कोई ऐसे ही बनाया हुआ सवाल नहीं है कि राजनीतिक प्रश्न नहीं है ये नैतिक प्रश्न भी है कि आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 11 साल तक बैठे हैं और आप प्रेस के प्रति जवाबदेही नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस केवल संपत्ति और कंपनियों का मामला नहीं है, ये भारत की राजनीतिक चरित्र, लोकतंत्र की नैतिकता और संस्थाओं की पारदर्शिता की परीक्षा है। यदि गांधी परिवार के नियमों का उल्लंघन किया है तो जवाबदेही होनी चाहिए। यदि सरकार इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है तो ये लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध है। इसलिए जरूरी है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, सार्वजनिक संवाद हो और कानून का पालन हर स्तर पर समान रूप से हो।
तो ये जो है मामला इस तरह से बनता है। नेशनल हेराल्ड की दिल्ली में तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर रोड पे। और भी मतलब ITO के पास में मतलब और भी कई शहरों में इनकी संपत्ति है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास है जो नेशनल हेराल्ड अखबार का प्रकाशक है और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जांच के अनुसार दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, इंदौर और पंचकुला सहित कई शहरों में अचल संपत्तियां हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 1661.69 करोड़ आंका गया है, जबकि ये यंग इंडियन के पास निवेश के रूप में 90.21 करोड़ की संपत्ति है। उक्त संपत्तियों में शामिल है दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस जो बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है, लखनऊ केसरबाग क्षेत्र में स्थित नेहरू भवन और नेहरू मंजिल, मुंबई बांद्रा स्थित हेराल्ड हाउस, पटना अदालतगंज क्षेत्र में 1 एकड़ भूमि जिसकी वर्तमान अनुमानित कीमत 100 करोड़ है, भोपाल MP नगर क्षेत्र में स्थित संपत्ति जिसे कथित रूप से अनियमित तरीके से बेचा गया था, इंदौर AB रोड के पास 22,000 वर्ग फुट का प्लाट जिसकी अनुमानित कीमत 25 करोड़ है, पंचकुला सेक्टर 6 में स्थित 3,360 वर्ग मीटर का प्लॉट जिसकी वर्तमान में अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपए है। इन संपत्तियों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत जांच की है और नवंबर 2023 में 751.90 करोड़ की संपत्ति का अस्थायी रूप से अटैच भी किया है। तो ये पूरी जानकारी है नेशनल हेराल्ड कंपनी की, उसके पास जो संपत्तियां हैं उसकी, और नेशनल हेराल्ड का परिचय मैंने आपको दिखा दिया और ये जो पूरा विवाद है वो मैंने आपके सामने रखा। मुझे आशा है कि आपको ये विवाद समझ आया होगा और मुझे तो लगता है कि ये कानूनी अड़चने जो भी हो सकता है इसमें कानूनी दांव पेच भी हो, लेकिन ये राजनीतिक समस्या ज़्यादा लगती है। और एक परिवार जो गांधी परिवार जिसका कांग्रेस के ऊपर पूरी तरह से काबिज है, उसके ऊपर उसको फंसाए रखने के लिए या वो ईडी के चक्कर लगाता रहे, उसके लिए ये सारा मामला बुना गया है। तो क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो लगभग इस केस के बाहर हो गए थे, तब ईडी ने प्रवेश किया और ईडी ने जब प्रवेश किया तो सुब्रमण्यम स्वामी को अभी फिर कोर्ट ने उसको कहा है कि भाई ये कॉपियाँ इनको स्वामी को भी दो। तो कुल मिलाकर के एक पॉलिटिकल गेम है ये, देखना है कोर्ट कैसे इसको हैंडल करती है या परिणाम आते हैं। तो पता नहीं कब तक आएंगे परिणाम, लेकिन अगर ये डे टू डे सुनवाई होगी 2 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में, तो लगता है कि परिणाम जल्दी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस बात को समाप्त करता हूँ, इस वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और फ़ायदा ये है कि आप हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। दूसरा ये कि आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, फॉरवर्ड करने से हमें एक ऊर्जा मिलती है और प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे हम और ज़्यादा बेटर काम करने की स्थिति में आते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।